Okay, so let's start the discussion on the next problem of perturbation theory, that is the ammonia molecule problem. ये एक्चुअली टू स्टेट प्रॉब्लम कहलाती है, मतलब गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अतर, गुड मॉर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि दो स्टेट का काम करना है। अब आपका माइक तो ऑफ कर लो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू स्टेट का काम करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट होने वाली है, इसीलिए इसको दो स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम बोलते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, पहली बात तो अमोनिया मोलिक्यूल होता क्या है और इसकी दो स्टेट होती कौन कौन सी है, ठीक है। उसी का हम लोग काम करेंगे। स्टेट मतलब वही वेव फंक्शन, दो अलग अलग स्टेट, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग वेव फंक्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बार फटाफट से शो कर दे रहा, ठीक है। तो पहले हेडिंग दो। टू स्टेट प्रॉब्लम, टू स्टेट प्रॉब्लम, ब्रैकेट में लिख लीजिए अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब मैं आपको दिखा दे रहा अमोनिया मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री आप सबने पढ़ी है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। NH3 इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल बोलते हैं, NH3 को, है ना। अब ये हमने चूज़ क्यों करी प्रॉब्लम, क्योंकि ये टू स्टेट में पाई जाती है। अब आप लोग समझेंगे इसकी टू स्टेट कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। देखो, जब आप पर्टर्बेशन अप्लाई करते हो ना बेटा, तो अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है दो प्रकार से बट जाता है। आप समझना दो प्रकार से कैसे बढ़ता है ये। दो प्रकार से ये ऐसे बढ़ता है बेटा, पहले आप लोग यहाँ लिख लो, मैं बताऊंगा फिर दो स्ट्रक्चर कौन सा होता है। वी यूज perturbation theory, we use perturbation theory for small correction, for small correction for two level या प्रॉब्लम for two state प्रॉब्लम, ठीक है ना बेटा। तो टू स्टेट प्रॉब्लम के लिए हम लोग यही करेक्शन एनर्जी काम करेंगे, है ना। और इसको समझने के लिए हम अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे। सो कंसीडर एन एग्जांपल, an example of ammonia molecule of अमोनिया मॉलिक्यूल बोल दो या फिर NH3 मॉलिक्यूल बोल दो, एक ही बात है। अमोनिया मॉलिक्यूल या NH3 मॉलिक्यूल, देन स्मॉल करेक्शन इन एनर्जी। अब मेरी बात समझना, कोई भी स्टेट या कोई भी वेव फंक्शन या कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें करेक्शन तब निकालने की ज़रूरत पड़ती है जब आप पर्टर्बेशन अप्लाई करते हो। अब अमोनिया मॉलिक्यूल में हम ऐसा कौन सा पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं बेटा, तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्टर्बेशन लगता है। अब मैंने आपसे कहा था कि पर्टर्बेशन हमेशा एनर्जी की फॉर्म में लगेगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग पहले आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उस एनर्जी का पर्टर्बेशन लगाओगे। तो बेसिकली पैरामीटर कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पर्टर्बेशन लगता है वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में लगता है। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। देन स्मॉल करेक्शन
then स्मॉल करेक्शन। और परटर्बेशन लगाने से इफेक्ट कौन होता है? इफेक्ट होता है वेव फंक्शन और इफेक्ट होती है उसकी एनर्जी। इसलिए करेक्शन भी हमें एनर्जी और वेव फंक्शन में ही लगाना पड़ता है। देन स्मॉल करेक्शन in the energy of NH3 molecule in the energy of NH3 molecule, then small correction due to किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड, और ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी, यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब देखो पहले स्टेट बनाएंगे हम। तो स्टेट बनाने के लिए आप लोग को पहले NH3 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो इफ वी लुक एट स्ट्रक्चर, आप अगर उसका स्ट्रक्चर देखें, इफ वी लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, of NH3 molecule, then it is such that तो ये इस प्रकार से होगा। all hydrogen atoms अब NH3 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 3 हाइड्रोजन एटम है। इसलिए all हाइड्रोजन एटम्स lies in a plane, इसका मतलब समझो। जैसे मान लो तुम्हारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर है तुम्हारा, मान लो ये रजिस्टर एक प्लेन कहलाता है, दैट्स इज कॉल्ड द प्लेन, ठीक है ना। इस प्लेन के ऊपर तीनों हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे मान लो तुम्हारी प्लेट है या तुम्हारा रजिस्टर है, रजिस्टर को अपने हाथ पे रखो और उस रजिस्टर में 3 पॉइंट बना लो, तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन एटम को बताएंगे। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, देखो नीचे की तरफ, थोड़ा सही रहेगा आपको। जैसे मान लो ये कोई रजिस्टर बना दिया मैंने, है ना, ये आपको दिख रहा है, बट ये ऐसे देखो आप लोग, ये रजिस्टर है आपका। ये 3D में दिखाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक ही प्लेन में है ये। तो ये H एटम, ये एक H एटम और ये एक H एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना तीनों, वो सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे के ऐसे ही, है ना। आपकी हथेली बना लो, हथेली को ऐसे खड़ा करके देखो, तो एक H एटम अंगूठे पे रखा होगा, एक H एटम बीच वाली उंगली पे रखा होगा और एक H एटम चपटी उंगली पे रखा होगा। मतलब बीच वाली उंगली जो सबसे लंबी है उस पर एक एटम रखा है, जो सबसे छोटी उंगली उस पर एक एटम रखा है, और एक रखा हुआ है अंगूठे के ऊपर। बस इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये, समझ में आ गया। अब नाइट्रोजन एटम कहाँ चला गया? बट नाइट्रोजन एटम कैन बी अबाउ, वो या तो ऊपर होगा, कैन बी अबाउ, मतलब
ये ऊपर, आपको अब समझ आ गया होगा ऊपर का मतलब क्या हुआ। ऊपर का मतलब ये हुआ कि आपकी हथेली के ऊपर है ना, जैसे पिरामिड होता है ना, पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा ना, मिस्र का पिरामिड। तो मिस्र का पिरामिड कैसा होता है बेटा, नीचे उसका बेस होता है, उस बेस के ऊपर उसको खड़ा करते हैं, तो ये बेस है, और मिस्र का पिरामिड हो गया है, तो ये स्ट्रक्चर वैसा हो गया। यहाँ पर 99 होता है। सो कैन बी अबाउ और बिलो। तो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि या तो वो ऊपर होगा या फिर वो नीचे होगा है। मतलब ये अगर प्लेन बना दूं मैं, ये प्लेन एक है ना, और या तो ये इस प्लेन के नीचे हो जाएगा, मतलब वो पिरामिड नीचे बन जाएगा, है ना। ये दो स्टेट इसकी पॉसिबल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू स्टेट प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि वो स्टेट या तो ऊपर होगी नाइट्रोजन की या फिर वो नीचे हो जाएगी। सो कैन बी अबाउ और बिलो द प्लेन ऑफ हाइड्रोजन एटम of the plane of हाइड्रोजन एटम। सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना मिस्र का पिरामिड कितना लंबा है ना। तो मिस्र का पिरामिड कितना लंबा है इसको चेक करना है। तो इस प्लेन से नाइट्रोजन एटम जितना दूर है उसकी डिस्टेंस निकाल लो। वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी है, मतलब ये मिस्र का पिरामिड डी लंबा है ऊपर की ओर। अगर वही पिरामिड में नीचे बना दूं मान लो, तो वो पिरामिड नीचे की ओर कितना लंबा है उसको भी हम लोग डी बोल देते हैं। देखो मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी डाइपोल मोमेंट लिखने वाला हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सेम चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस बट ऑपोजिट नेचर के चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं तो उसे बोलते हैं डाइपोल। अब यहाँ देखना, हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है ना उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोल देंगे। नाइट्रोजन एटम नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, इसलिए डाइपोल बना रहे हैं बस। अब हम लोग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने पर्टर्बेशन लगा दिया, और पर्टर्बेशन लगाने के बाद में क्या किया, ऐसे लगा दिया ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ भी लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एनर्जी में पर्टर्बेशन आ गया, अब आपको करेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दो कैपिटल ई, वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ, अगर वेक्टर ना लगे तो नॉर्मली कैपिटल ई को हम एनर्जी लिखेंगे, अगर वेक्टर लग जाए तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का संकेत ई होता है। इसे बोल देंगे स्टेट वन, क्योंकि टू स्टेट प्रॉब्लम है तो अलग अलग स्टेट को नाम देना पड़ेगा, तो इसको बोल देंगे स्टेट वन और इसको बोल देंगे स्टेट टू। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मतलब पर्टर्बेशन नहीं लगाया, तो पर्टर्बेशन नहीं लगाओगे तो जो एनर्जी है वो एक्चुअल एनर्जी काउंट होगी। सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में क्या हो जाएगा बेटा, पहली स्टेट की एनर्जी और दूसरी स्टेट की एनर्जी बराबर होती है और उसको हम ई नोट बोल देंगे, मतलब कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है ना। ये क्या लिखा मैंने, एनर्जी। कैपिटल ई वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर वेक्टर नहीं लगाओगे तो वो एनर्जी हो जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ, एक काम करता हूँ मैं एनर्जी को अलग नाम संकेत देता हूँ वरना तुम कंफ्यूज जाओगे एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख देते हैं ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। अब अगर मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगाओगे तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी क्या होती है,
देखो अगर डाइपोल होते ना बेटा, तो डाइपोल आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई डाइपोल है तो उस डाइपोल की वजह से एनर्जी कितनी होती है, कुछ पता है क्या आप लोगों को? मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ। मान लो अगर कोई डाइपोल है, या रफ में देख लो, और उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, मान लो पी है, तो डाइपोल की वजह से एनर्जी हमेशा होती है डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी नेगेटिव है ना, वो भी नेगेटिव में। तो ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे डाइपोल आपको दिख रहा है डाइपोल है, तो इस डाइपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल के ऊपर क्या होगी, एक अलग से एनर्जी अप्लाई होगी। तो पहली स्टेट में जो एनर्जी अप्लाई होती है उसे मैं U1 बोल देता हूँ। U1 इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, पता है क्या आपको? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से और हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। आई बात समझ में? अब नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन का है, ये नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डाइपोल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर लगाया, डाइपोल जो है नीचे लगा दिया आपने मोमेंट, तो इसका मतलब एंगल जो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो पाई का एंगल हो जाएगा। तो जब डॉट हटता है ना बेटा, तो डॉट हटता है तो कोस लाता है, और कोस के साथ एंगल लाता है, और वो एंगल जो दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है डाइपोल मोमेंट नीचे है, तो बेटा एंगल हो जाएगा पाई का। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस म्यू ई, क्योंकि कोस पाई का वैल्यू -1 होता है। ठीक है ना? अब रही बात दूसरे वाले की, U2 की बात करते हैं, मतलब दूसरी स्टेट में। तो नेगेटिव चार्ज नीचे है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऐसे लगेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा में लगता है। इसको याद मैंने पता है कैसे कर रखा है, बचपन में मैंने इसको ऐसे याद किया था। सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड में हम लोग चार्ज पढ़ते हैं। चार्ज मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं तो हमने इसको ऐसे याद कर लिया। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जस्ट उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों होता है? क्योंकि वो पॉजिटिव से जनरेट होता है, नेगेटिव पर ख़त्म होता है। फिर हम लोग 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर जो अगला टॉपिक होता है वो होता है डाइपोल। तो डाइपोल उल्टा हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मैं ऐसे ही याद किया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मुझे याद रह गया ये। अब ऐसे तुम लोग याद कर लो तुम्हारी इच्छा से। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर दूसरी बात करें तो माइनस म्यू ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अब एंगल जो है वो 0 का है, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू ई। क्लियर? तो अब हमारे पास दो स्टेट है, दोनों स्टेट में आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी आई, क्योंकि परटर्बिशन तो हमेशा एनर्जी का लगता है, तो अब वो जो आपने एनर्जी लगाई वो दोनों स्टेट में अलग अलग लगी। पहली स्टेट में लगी ये वाली एनर्जी, दूसरी में ये वाली लगी, इसलिए इसको टू स्टेट प्रॉब्लम बोलते हैं। कल हमने जो प्रॉब्लम पढ़ी थी उसमें जो परटर्बिशन आपने अप्लाई किया था ना, वो कोई भी स्टेट हो सेम परटर्बिशन अप्लाई किया था, बट यहाँ पर अब परटर्बिशन अलग अलग हो गया ना। सो एनर्जी ऑफ वन स्टेट and state 2 in presence of applied field। पहले एब्सेंस में लिखा था आपने, अब प्रेजेंस में लिखो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहली स्टेट की एनर्जी हो जाएगी
विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी। दूसरी स्टेट की एनर्जी हो जाएगी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्लस दूसरी स्टेट प्लस ही आएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है ना, तो इसलिए माइनस की वजह से। अब हम लोग ये निकालेंगे बेटा पर्टर्बेशन कितना लगा और पर्टर्बेशन करेक्शन कितना आया, ठीक है ना बेटा। पर्टर्बेशन निकालने के लिए आपको पहले हैमिल्टोनियन निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा। नाउ टोटल हैमिल्टोनियन, इस कंडीशन में जो हैमिल्टोनियन होता है ना, हम दो स्टेट है इसलिए हमेशा 2/2 का लगेगा हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन क्या हो गया मेरे पास 1 1 2 स्टेट के लिए 2/2 का लगता है। देखो अब मेरी बात सुनो, किसी भी मैट्रिक्स की जान उसकी आइगन वैल्यू में होती है और आइगन वैल्यू नॉर्मली डायगोनल से डिसाइड होती है। तो ये जो हैमिल्टोनियन होता है एनर्जी है, तो जो एनर्जी होगी ना बेटा ये हमेशा डायगोनल से। क्या हुआ, एक बार दोबारा समझा दो सर, U1 U2 कैसे याद किए इनको, सर ऊपर से दोबारा समझा दो। U1 U2 बेटा ऐसे याद किए कि U1 U2 जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो एनर्जी लगती है ना वो U1 U2 होती है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज तो है नहीं, अगर चार्ज होता है ना बेटा तो चार्ज की वजह से एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मतलब वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ1 Q2/R। KQ/R इस तरह से एनर्जी का फॉर्मूला लगता है। बट यहाँ पर चार्ज तो है नहीं, यहाँ पर डाइपोल है। डाइपोल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी एक नहीं है तीन है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन उसके सेंटर ऑफ मास में मान लेंगे हम लोग। तो वो सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और दूसरा है नेगेटिव चार्ज जो कि नाइट्रोजन है, वो नेगेटिवली चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उसे डाइपोल कहते हैं। डाइपोल में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता एनर्जी का, डाइपोल में ये फॉर्मूला वर्क करता है। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि डाइपोल की वजह से एनर्जी कितनी होती है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये पहला सिस्टम है, ये पहला डाइपोल है, तो इस पहले डाइपोल की वजह से एनर्जी कितनी हो गई U1 बराबर UE.PE। नेगेटिव होता है फॉर्मूला में याद है, पॉजिटिव में नहीं होता है ना। अब आपको ये देखना है कि डॉट जब हटता है तो कोस लगता है, और कोस उस एंगल को लेके आता है जो एंगल डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। अब आपको पता करना है कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है। तो पहले डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निकालो। तो मैंने डायरेक्शन निकाला डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अब पहली स्टेट में नेगेटिव चार्ज ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज नीचे है, तो ऊपर से नीचे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नीचे से ऊपर लगाया है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 180 का। तो ये 180 का एंगल हो गया, तो कोस 180 -1 होता है, तो ये लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर किया। दूसरी स्टेट में नाइट्रोजन नीचे है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा सेम, इसका मतलब 0 डिग्री एंगल। तो ये तो मतलब पहली स्टेट में इतनी एनर्जी अप्लाई हो रही है, दूसरी स्टेट में इतनी एनर्जी अप्लाई हो रही है, दोनों स्टेट में अलग अलग एनर्जी अप्लाई हो रही है। अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो स्टेट 1 स्टेट 2 की पहला एनर्जी थी ये वाली। अब ये लगाने के बाद में ये हो जाएगी फर्स्ट स्टेट में ऐड, और ये हो जाएगी सेकंड स्टेट में ऐड, बस। सर ये म्यू क्या है सर ये? म्यू मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। मैंने म्यू संकेत इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम अभी अगर मान लो कभी मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको म्यू एम लिख देंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट की जगह क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। आप म्यू लिखे इसलिए हो क्योंकि हम लोग बुक के अंदर नॉर्मली म्यू यूज़ कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट की वजह से। हम लोग क्या है पी को मोमेंटम ले लेते हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में, इसलिए हम पी संकेत यूज़ नहीं कर रहे डाइपोल मोमेंट के लिए, है ना। अब आपको एनर्जी करेक्शन निकालना है क्योंकि आपने पर्टर्बेशन लगा दिया। अब एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन की नीड होगी। हैमिल्टोनियन एनर्जी का ही ऑपरेटर होता है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो एनर्जी कहलाएगी। तो आइगन वैल्यू डायगोनल पर रखी जाती है, तो इसके डायगोनल पे हम लोग एनर्जी की वैल्यू रख देंगे, जैसे ई नॉट
अब H12 ये हमें मन से मानना पड़ेगा यार, हमें पता नहीं है H12 की वैल्यू क्या है, तो इसको हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं और दूसरी एनर्जी की वैल्यू रख दो। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इसको सोल्व करना है ना, तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पे कि मैंने ए को मन से माना है। सो वेयर H12 इज इक्वल टू -1, ये अपने मन से माना, तो इसको लिखो लेट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू टनल, मतलब सुरंग, एन एटम थ्रू द प्लेन ऑफ एच एटम, मतलब प्लेन जो होता है ना एच एटम का, उसको पार करके आपका एन नाइट्रोजन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ऊपर पहुंच जाएगा कभी नीचे पहुंच जाएगा प्लेन के। थ्रू द प्लेन ऑफ एच एटम, तो इसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है H12। सो स्टेट 1 कैन चेंज, उसको लाइन इसी में लिखो, टनल करने से क्या फर्क पड़ता है, टनल करने से स्टेट 1 जो होती है ना, कैन चेंज इंटू 2 और वाइस वर्सा, और मतलब 2 से चेंज होगी 1 में भी आ सकता है वो। अब आपको लगानी है पर्टर्बेशन थ्योरी, तो पर्टर्बेशन थ्योरी लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसके आइगन वैल्यू को, क्योंकि हमें आइगन स्टेट याद थोड़ी है, पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। वैसे कल वाला मेथड है सेम, कोई अंतर नहीं है, कल भी आप लोगों ने किया है ना कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है, आपने पहले उसकी आइगन वैल्यू निकाली है, मतलब एनर्जी जिसे बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, फिर आप लोगों ने क्या किया उसके आइगन स्टेट निकाली है, फिर आपने उसमें करेक्शन निकाला है। सेम मेथड है कल वाला, बस इसलिए मैंने कहा था कि आज उसी को समझ में आएगा जो कल वाला पढ़ के आया होगा। नाउ पर्टर्बेशन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउ नॉन पर्ट, हमें क्या करना है, पर्टर्बेशन सॉल्यूशन, पर्टर्बेशन सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनपर्टर्ब्ड क्या निकालनी पड़ेगी, पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसके लिए एनर्जी निकाल लेते हैं ना। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या यूज़ करेंगे, आइगन, तो आपको आता है ना कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं h माइनस लेमडा आई बराबर 0 करके। डिटेल में आप लोग लिख लेना कि भैया पहले लेमडा लिखो, फिर यूनिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं। मैं तो शॉर्ट में करता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा को माइनस करता हूँ सीधा ही। तो डायगोनल में पहला एलिमेंट है e प्लस म्यू ई, इसमें से लेमडा माइनस कर दो, यहाँ माइनस ए रखो, यहाँ माइनस ए रखो, और ई नोड माइनस म्यू ई माइनस लेमडा। अब इसको सोल्व करना तो आपको आता ही है, बड़ा आसान काम होता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ई नोड माइनस लेमडा प्लस म्यू ई, मैंने ऐसा क्यों लिखा तो मैं समझ आ जाएगा, ई नोड माइनस लेमडा माइनस म्यू ई, क्योंकि मैं इसको ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद द ए माइनस बी बनाना चाह रहा हूँ, और माइनस ए स्क्वायर बराबर 0।
आपको लग गया होगा ए प्लस बी, और ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है सॉल्यूशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये शॉर्ट तरीका है ना, माइनस के स्क्वायर। आपको तो एनर्जी की लेमडा की यूनिट निकाली ना, तो लेमडा को अकेला कर लो। सो ई नोट माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कर लो इसका, तो स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो 2/2 की मैट्रिक्स है, इसलिए 2 आइगन वैल्यू आएगी। पहली आइगन वैल्यू तब आएगी जब आप लोग जो है प्लस साइन लोगे, तो प्लस साइन लोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा। चलो एक बार माइनस ले लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग टेकिंग माइनस, जब आप माइनस लेते हो, या फिर एक काम करो ना, इसको एक काम करो ना, सीधा ही ले लो इधर, पहले इसका लेमडा निकाल ही लो। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये ई नोड माइनस प्लस अब 1/1 ले लो। नाउ प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, लेमडा 1 आ जाएगा, और माइनस लेने पर लेमडा 2 आ जाएगा। ओहो, मैं तो भूल ही गया, मैंने अंडर लगाया ही नहीं। अरे हाँ, याद आ गया, तभी तो सर। सोचो मैंने कहा अंडर कहाँ गया। ये हो गया अंडर में, और ये माइनस अंडर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लेमडा की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, और ये आपने हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू निकाली है, और हैमिल्टोनियन एक एनर्जी ऑपरेटर है, इसीलिए इन वैल्यूज को हम लोग क्या बोल देंगे, एनर्जीज बोल देंगे। तो हमारे पास दो एनर्जीज हो गई। तो पहली एनर्जी हो गई ये वाली, और दूसरी एनर्जी हो गई ये वाली। ठीक है, अब इसमें ना केसेस बनते हैं कुछ। मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको सारा सवाल एग्ज़ाम में नहीं करना है, इसका कुछ पार्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा, और जो पार्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा आपको वही पार्ट करना है। ठीक है ना, पार्ट इन द सेंस ऐसे, मतलब कि अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कम अप्लाई किया तो ई का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई किया तो ई का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो केस तो मेनली बनते ही हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग द हायर इलेक्ट्रिक फील्ड और यू आर अप्लाइंग द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस द एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड इन द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो वही हम लोग करने वाले हैं कि बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसके दो केस बना लेंगे। केस नंबर 1, फिर हम आगे जो सवाल पर्टर्बेशन से करेंगे ना, वो दोनों केस के लिए अलग अलग करेंगे। आपके एग्ज़ाम में हो सकता है शायद कोई एक केस आए, इसलिए आप लोग उस तरह से अपने आंसर को ढाल लेना। क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग आएगा आंसर उस अकॉर्डिंग डल जाएगा। इफ़ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक, तो पहला केस तो क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमज़ोर है। कमज़ोर है इसका मतलब ये है कि आपका जो नाइट्रोजन एटम है ना, वो फटाफट टनल कर जाएगा। क्यों कर जाएगा टनल, क्योंकि भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो अट्रैक्शन हो ही रहा है ना, तो फटाफट क्रॉस कर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाई गई एनर्जी है वो बहुत कम हो जाएगी ए के कंपैरिजन में, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि म्यू ई अपॉन
ए जो है वो बहुत कम हो जाएगा 1 के कंपेयर में। अब हम एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे, मतलब E1 बराबर क्या है हमारे पास, ई नोड प्लस म्यू नोड ई का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 है। तो बड़ी क्वांटिटी को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। बड़ी क्वांटिटी क्या है, ए बड़ी क्वांटिटी है, तो जब वो अंडर रूट से बाहर आएगा ना तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो ए लिख दो यहाँ पे, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये होल स्क्वायर और ये 1/2। अब आप लोग बाइनोमियल लगा दीजिए। क्या होता है बाइनोमियल में कि जब 1 प्लस एक्स की पावर n होती है तो 1 प्लस एन एक्स कर दिया जाता है जब x की वैल्यू बहुत कम होती है। यही केस बन रहा है ना, देखो म्यू ई अपॉन ए बहुत कम है तो हम पावर को आगे ले लेंगे, और जब आप पावर आगे ले लोगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, तो ई नॉट प्लस ए, ये तो अलग लिख दें, और ये 1/2 म्यू नोड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैसे एनर्जी बहुत कम है तो मतलब ई स्क्वायर तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो, वरना तो आगे हम देखते हैं विच इज़ अप्रोक्सीमेटली, ये और ज़्यादा कम हो जाएगा ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो सवाल थोड़ा और सस्ता हो जाएगा तुम्हारा, है ना। पर सर हाँ, हाँ बोल बेटा। पर अपन एक इसमें ए आएगा ऊपर वन बाई हाफ क्या कह रहा है, यूनिट स्क्वायर स्क्वायर होगी क्या हुआ, ऊपर वाले टर्म में सेकंड ना सर, इसमें ए आएगा। ऊपर वाली टर्म में सेकंड, ये वाली टर्म, इसके बाद लास्ट टर्म देखिए ना सर इसमें, ये वाली टर्म, सर लास्ट लास्ट ये वाली टर्म सर। यही ना, लास्ट तो यही है ना। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, ये ए अंदर मल्टी, सॉरी सॉरी याद आ गया, हो गया समझ गया, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई होगा तो ए से ए कट जाएगा। अब ठीक है, यस सर। ठीक, थैंक यू। तो अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इग्नोर क्यों नहीं कर रहा बेटा, कि भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत कम है बट फिर भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मुझे शो करना है एनर्जी के ऊपर, इसीलिए मैंने E1 को अप्रोक्सीमेटली ई नोट प्लस ए नहीं लिखा। आई बात समझ में, वरना मैं इसको ई नोट प्लस ए लिख देता अप्रोक्सीमेटली, बट उससे ये होता कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मुझे शो नहीं होता। इसीलिए मुझे भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन अभी इस स्टेप में बहुत कम है बट फिर भी है तो सही ना, ठीक है, तो हमें शो करना है हमारे सॉल्यूशन में, क्योंकि एनर्जी शो नहीं करोगे तो फिर परटर्बिशन कैसे शो करोगे। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3A। सिमिलरली देखो मैं दूसरा वाला सोल्व नहीं कर रहा, सिमिलरली लिख रहा हूँ। E2 जो है वो कितना हो जाएगा, ई नोड माइनस ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आता है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो यह माइनस म्यू नोड ई का होल स्क्वायर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, E2 में सेम सोल्व हो जाएगा वो ऐसे किसी। अब केस सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड में हो जाएगा इफ अप्लाइड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, मान लो स्ट्रॉन्ग है फील्ड, देन इसका मतलब म्यू ई ग्रेटर देन ए हो जाएगा, है ना। मैं आपको दिखा दे रहा शॉर्ट नहीं करना क्या अपने को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो गया
तो अब ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो ए की जगह बाहर ई आ जाएगा। तो इसका मतलब E1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोड प्लस म्यू नोड ई बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए अपॉन म्यू नोड ई का होल स्क्वायर 1/2। और वही आप लोग क्या करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन दोगे। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नोड प्लस म्यू नोड ई प्लस ए स्क्वायर अपॉन म्यू नोड ई और अपॉन में 1/2। ठीक है, क्लियर। तो इसी अकॉर्डिंगली हम ये बात बोल सकते हैं बेटा, अब हम ये पीछे वाली टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर जो है ना वो बहुत छोटा है। तो अल्टीमेटली मैं E1 को अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूँ, ई नोड प्लस म्यू नोड ई। और ये मैं मान सकता हूँ क्योंकि मुझे इस मानने में इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं हुआ था, ई नोड ऐसे कोई काम चलता नहीं। सिमिलरली दूसरी वाली भी आप लोग कर लेना ऐसे कैसे ही। सिमिलरली करके हम लोग क्या कर लेंगे, E2 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ई नोड माइनस म्यू नोड ई, ये हो गया। तो ये दो केसेस में दोनों अनपर्टब्ड एनर्जी निकाल ली मैंने, दो केस लिए, दोनों केसेस में अनपर्टब्ड एनर्जी मैंने निकाल ली। ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी आपने निकाली है ना, मैं आपको इसको इसके आगे जो हम काम है वो अब कल करेंगे, परटर्बेशन लगाने वाला, कि अनपर्टब्ड एनर्जी से हमें फिर अनपर्टब्ड आइगन स्टेट निकालनी है, फिर अनपर्टब्ड आइगन स्टेट से हमें उनमें करेक्शन निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे। तो इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल लंबा है। दोनों केसेस में से कोई भी एक केस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों केस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो सवाल बड़ा हो जाएगा। अभी आगे बहुत लंबी यात्रा है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको संभल के करना, आराम से ये एग्ज़ाम में भी आएगा। और इतना समझना, आज जो निकाला है वो अनपर्टब्ड एनर्जी है अभी तक। ठीक है, कल हम निकालेंगे अनपर्टब्ड एनर्जी से अनपर्टब्ड आइगन स्टेट, और जब दोनों आ जाएगी हमारे पास, फिर हम लोग परटर्बेशन थ्योरी लगा के फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल हमने एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही। तो आप लोगों ने अगर कल वाला नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ लेना कि हम लोगों ने अनपर्टब्ड एनर्जी कैसे निकाली थी, फिर उससे अनपर्टब्ड आइगन स्टेट कैसे निकाली थी, फिर दोनों से हमने परटर्बेशन थ्योरी कैसे यूज़ करी थी। ठीक है ना। अब एक बार तुम